नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अतुल विनोद पाठक। मित्रों, फेस बियॉन्ड फेस में हम आपसे ऐसी शख्सियतों से बातचीत कराते हैं, मुलाकात करवाते हैं जो देश और प्रदेश में एक अलग मुकाम रखती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। प्रियंक जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने कामों से लगातार चर्चा का विषय बने रहते हैं, हेडलाइन में आते हैं, लेकिन उनके काम बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होते हैं और इसी वजह से वो आज हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। प्रियंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंक जी, लगातार जब भी न्यूज़ वेबसाइट खोलें या न्यूज़पेपर पढ़ें, ऐसा शायद ही कभी कोई दिन जाता हो जब आपसे जुड़ी हुई खबर न रहती हो। तो खबर में रहना आपका मकसद है या खबर इसलिए बनती है ताकि आप कुछ करते हैं? देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के पत्रकारों की और मध्य प्रदेश की वेबसाइट्स की या मध्य प्रदेश के अखबारों की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की पत्रकारिता आज भी जनता के सरोकारों की पत्रकारिता को अपने अंदर जिंदा रखे हुए है। हम लोग जो काम करते हैं वो बच्चों के संरक्षण के लिए है, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है, उनके जीवन के संरक्षण के लिए है, देश के भविष्य के संरक्षण के लिए है। और ये सीधा सीधा राष्ट्रीय सरोकार का विषय है। चूंकि आपकी पत्रकारिता अभी जिंदा है और राष्ट्रीय सरोकार के विषय प्रमुखता से उठाती है, इसलिए हम लोगों के काम आप दिखाते हैं। जी प्रियंक जी, आप विदिशा के रहने वाले हैं और समाज सेवा, बाल संरक्षण की दिशा में कार्य करना आपका शुरू से ही शौक रहा और इसी वजह से शायद आप बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और लंबे समय से आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इस जिम्मेदारी तक पहुंचने से पहले आपने क्या किया? आपका व्यक्तित्व और कृतित्व इस कार्य से कैसे जुड़ा और ये जिम्मेदारी आपको क्यों मिली? देखिए, मैं जिस संगठन में काम करता हूँ जी, बचपन से आज तक मैंने अपने स्कूल में या संगठन के माध्यम से या परिवार के माध्यम से जो संस्कार पाए, जो सीखा, वो ये था कि हम किसी भी रूप में राष्ट्र को अपने मस्तिष्क में, अपने मन में प्रथम देखकर, अपने मन में हमेशा राष्ट्र को सबसे पहले रखकर काम करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन मेरा जो एक सामाजिक सरोकार का विषय था वो शिक्षा था। जब ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हो रहा था 2014-15 में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, तो ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची बुलवाई गई जो शिक्षा के, असल में राष्ट्रीय बाल आयोग के पास जो एक जिम्मेदारी और है वो ये है कि वो शिक्षा का अधिकार कानून की निगरानी करता है। चूंकि मैंने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रखा था, तो मुझे आयोग में सदस्य शिक्षा के नाते काम करने की जिम्मेदारी मिली। मैं बाल अधिकार के दूसरे विषयों में, ये बात पूरी सच्चाई से स्वीकार करने वाली है, तब तक उतना काम नहीं करता था। मेरा, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा फोटे था, मैं काम करता था। तो मैंने 3 साल आयोग में केवल सदस्य शिक्षा के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। 3 साल के काम के दौरान, अब जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें वो बच्चे जो विधि बाधित हैं, जो ऑब्जर्वेशन होम में हैं, जिन्हें बच्चों को निरुद्ध करके रखा जाता है, उनकी भी शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण हमारे घरों में रहने वाले बच्चों की। वे बच्चे जो अनाथ आश्रमों में हैं, उनकी शिक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है। वे बच्चे जो सेक्स वर्कर कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनकी भी शिक्षा महत्वपूर्ण है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो नोमैडिक्स हैं, तो समेकित रूप से जब इस सब में काम किया तो ये समझ में आया कि भाई, हम जहां भी बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में देख रहे हैं और उनको मेन स्ट्रीम करना है, तो उसका सबसे सीधा, आसान और सटीक हल शिक्षा ही है। तो काम करते गए, तो काम करते करते फिर आयोग में अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो गई, तो अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो कुल मिलाकर के अगर आपको संस्कार में देश के प्रति समर्पण के भाव से काम करना सिखा दिया गया है और संगठन ये तय करता है कि ये कार्यकर्ता उस मूल भावना को साथ लेके चलता है जो सिखाई गई है, तो किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, काम कर लेगा। निश्चित रूप से। देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक संस्था नहीं है, एक मिशन है।
देश का भविष्य यदि सुरक्षित है तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वजह से, और इसी वजह से इसके महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आप जैसे कार्यकर्ता को, वर्कर को, एक शख्सियत को इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की ताकि आप उस अधिकार के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और ये दिखता भी है, जब भी कहीं अधिकारों के संरक्षण की बात आती है, कोई खबर आती है, तो सबसे पहले कोई दखल होता है तो वो कानूनगोजी का होता है। शायद मध्य प्रदेश की खबरों को हम ज़्यादा रूप में देख पाते हैं, लेकिन शायद पूरे देश में किसी भी स्टेट में कोई ऐसी सूचना मिलती होगी तो आप तत्काल दखल रखते हैं। लेकिन बाल संरक्षण आज भी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। कहीं ना कहीं जनता, सरकारें, सियासत इस मुद्दे पर अभी भी उतनी गंभीरता नहीं दिखा पाई, इसलिए आंकड़े बड़े भयावह लगते हैं। देखिए, इसमें आपने 2 सवाल पूछे और दोनों का उत्तर एक ही है। देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद बड़े लंबे समय तक बाल संरक्षण जैसे, बाल शिक्षा जैसे, बाल कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषय को एनजीओस के हाथ में सौंप रखा और सरकारें ये मान के बैठी थी कि ये सब तो एनजीओस की जिम्मेदारी, हमारा काम है ही नहीं। ये बड़ी गंभीर परिस्थितियां थी और जो संस्थाएं ये काम कर रही थी वही आंकड़ों की बाजीगरी कर रही थी। तो असल में सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा था कि करो कुछ मत और ये दिखाते रहो कि हो कुछ नहीं रहा है, फंडिंग आती रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने ये सारी की सारी व्यवस्था ही बदल दी। अब जैसे 2014 के पहले जो बाल गृह होते हैं, जो अनाथ आश्रम होते हैं, उनकी निगरानी का भारत में कोई तंत्र था ही नहीं। 2014-15 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किशोर न्याय अधिनियम में अमेंडमेंट लेके आए और ये तय हुआ कि देश पे हर एक बाल गृह, हर एक वो घर जहां बच्चों को रखा जाएगा, वो बच्चे जो अनाथ हैं, वो बच्चे जिन्हें मदद देखभाल की जरूरत है, उसका पंजीयन होगा। उसमें कौन बच्चे कैसे रखे जाएंगे, उसमें से बच्चे बाहर कैसे आएंगे, कैसे एडॉप्शन में दिए जाएंगे, इस पूरी की पूरी मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण करने वाला एक कानून अपने आप में 5 अलग अलग काम करने वाला 4 कानूनों का समुच्चय मैं उसको कहता हूँ। वो उन बच्चों की देखरेख करता है जो मदद देखभाल की जरूरत वाले हैं, वो उन बच्चों की देखरेख करता है जो विधि बाधित थे, वो उन बच्चों की देखरेख भी करता है जिनके विरुद्ध कोई हिंसा हुई है, बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए उनकी भी बात करता है, वो एडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया भी निर्धारित करता है और वो रेगुलेट करता है उन संस्थाओं को जहां बच्चे रखे जाते हैं। तो ये 4-5 कानूनों को एक किताब में रख दिया। उसमें यह तय हुआ कि सारे बाल गृहों का पंजीयन होगा। पहली बार जब ये पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हुई तो सर्वे हुए, मैपिंग हुई, हमको ये जिम्मेदारी दी गई कि सोशल ऑडिट होगा, देश के हर एक बाल गृह का सोशल ऑडिट होगा। नहीं, पर इसमें एक महत्वपूर्ण विषय जो चर्चा का विषय रहा और उसमें आप लगातार आगे भी रहे, ये कन्वर्जन वाला विषय जो है, धर्मांतरण अलग अलग स्तरों पर बहुत गूढ़ता से, सूक्ष्मता से चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाओं की कमी नहीं। दमोह में भी आपने इस तरह के मामले पकड़े और पूरे प्रदेश में जब हम गहराई से पड़ताल करते हैं तो बहुत छोटे ढंग से, छिपे हुए ढंग से इस तरह का काम चल रहा है। आपने प्रयास किया लेकिन अभी भी वो कोशिशें जारी हैं और उनमें कहीं कोई कमी नहीं आई, ऐसा लगता है। देखिए, पूरी दुनिया में बच्चों के अधिकारों को तय करने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो यूएनसीआरसी है, संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। उसी से बाल अधिकारों की परिभाषा दी। उसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चों से उनकी पहचान नहीं छीनी जा सकती। बच्चे का धर्म उसकी पहचान है, किसी भी सूरत में बच्चे की पहचान नहीं बदली जा सकती। ये यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन भारत में आपको पता है कन्वर्जन हिंदुओं का होता है। हिंदू ग्लोबल माइनॉरिटी। अगर हम ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स में हिंदुओं को देखते हैं तो पूरी दुनिया में हमारी स्थिति अल्पसंख्यक की है। इसलिए हमारी आवाज नहीं सुनी जाती।
हमारी बात नहीं की जाती, और अगर हम ये बात करते हैं तो हमारी उस हर आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है जो हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के हित में होती है। पर हम यूनाइटेड नेशंस के दस्तावेजों के आधार पर बच्चों का धर्मांतरण रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ये आयोग का काम है कि बच्चों की पहचान ना छीनी जाए, हम अपने कर्तव्य की पूर्ति करें। पर जो सरकारें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को समर्पित हैं या समर्थन करती हैं, वो तो आपकी बात मानती हैं, लेकिन ऐसी भी सरकारें हैं जो इस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखती और कहीं ना कहीं उनका संरक्षण भी देखने को मिलता है। कुछ सरकारें तो खुलेआम इस तरह की गतिविधियों का समर्थन करती दिखाई दी, और ये पूरा जो धंधा है वो फला फूला, तो निश्चित रूप से सरकारों ने पहले इनको प्रश्रय दिया होगा। तो आप कैसे रोकेंगे इस चीज? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की विचारधारा के बारे में एकदम स्पष्टता से एक बात रखूंगा। मेरे दिमाग में एकदम साफ है कि प्रधानमंत्री जी की विचारधारा में राष्ट्र प्रथम है। तो जो लोग भी राष्ट्र से इतर कुछ मानते हैं अपनी प्राथमिकता में, वो उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। और जिस काम में दुश्वारियां ना आए, जिस काम में बाधाएं ना आए, जिस काम में रुकावटें ना आए, तो वो काम क्या हुआ? जैसे कर्नाटक का उदाहरण है। कर्नाटक की सरकार ने मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम किया, एफआईआर की है नॉन वेलेबल धाराओं में। भारत में 200 साल से आयोग बन रहे, ब्रिटिशर्स बना रहे थे। आजादी के बाद से फिर जो है वो स्थायी आयोग बनने लगे, तो हम स्थायी आयोग का पार्ट। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी आयोग के अध्यक्ष पे किसी राज्य सरकार ने मुकदमा बना लिया। तो ये सब उन सभी आवाजों को दबाने का प्रयास है जो आवाज देश के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठेंगी, और ये किया जाएगा, ये हमेशा होगा। हमको इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए जो कानूनी संरक्षण है, जो हमारे मूल्य हैं, और हमारे जहन में केवल एक बात होनी चाहिए कि हमारी सारी लड़ाई, हमारा सारा संघर्ष उस बच्चे के लिए है जो अपनी आवाज में खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। उससे ऊर्जा मिलती है, अपार ऊर्जा मिलती है। तो वो अपार ऊर्जा आपको प्रेरणा देती है कि आप इस काम में लगे रहें। मिशनरी के बाद अब मदरसे भी आपके निशाने पर हैं। आप कहते हैं कि वहाँ जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निकाला जाए। देखिए, मैं निशाना विशाना नहीं लगाता हूँ, जी। मैं एकदम किसी को निशाने पर नहीं रखता हूँ। मेरी जो ड्यूटी है, ट्रैफिक के सिपाही को देखा है आपने? जब आप 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, वो क्या करता है? अगर ट्रैफिक का सिपाही किसी ऐसे चौराहे पे है जो भीड़भाड़ वाला है, वहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो चालान कर रहा है। तो अब अगर ट्रक वाले चल रहे हैं और वो ओवरलोडेड चल रहे हैं, तो मेरा काम है कि मैं चालान करूं। मैं साइकिल वाले का चालान नहीं करूंगा। साइकिल वाला बेचारा अपनी जान की सलामती की दुआ मांगता हुआ ट्रक वालों से बीच के निकल रहा है। तो मुझे जो काम मिला है वो ट्रैफिक के सिपाही का है। तो जो नियम तोड़ेगा मैं उसको टोकूंगा, मैं उसको रोकूंगा। मुझे दायित्व ये मिला है, मैं अपने दायित्व की पूर्ति में, चाहे वो बच्चों के अधिकारों का हनन मदरसों में हो, चाहे वो बच्चों के अधिकारों का हनन मिशनरी में हो, चाहे वो बच्चों के अधिकारों का हनन बाल गृह पे हो, चाहे बच्चों के अधिकारों का हनन ट्रैफिकर्स करें, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो शराब फैक्ट्री में हो, मैं हर जगह अपनी आवाज उठाऊंगा। जहां तक मदरसों में हिंदू बच्चों की बात है, मदरसा प्राइमरी किसी भी मदरसा बोर्ड के एक्ट को उठा के देख लीजिए देश में। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का एक्ट उठा के देख लीजिए। मदरसे को परिभाषित करता है मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का एक परिभाषा में ये लिखता है कि मदरसा वो जगह है जहां इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अब इस्लामिक धार्मिक शिक्षा लेने के लिए हिंदू बच्चा क्यों जाए भाई? इस्लामिक धार्मिक शिक्षा लेके आप मौलवी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, कारी बनाएंगे, उलेमा बनाएंगे। पर आप जब इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की एक्शन लेने की बातें करते हैं, तो फिर विरोधी ये कहते हैं कि आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नहीं, आप हिंदू बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप ये बताइए मदरसे में
ये बोला जाता है, ये नियम में बोला जाता है, फतवा है मेरे पास दारुल देवबंद का, एक बच्चे को एक वक्त पे 3 थप्पड़ मारना जायज है। बच्चा चाहे तो कयामत के रोज इसका बदला ले ले। अब बताइए, मदरसे में जो पढ़ रहा है वो हिंदू है कि मुस्लिम है? तो मुस्लिम बच्चा है कि नहीं? मुस्लिम, ठीक। मदरसों में ये सिखाया जाता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अगर कोई लड़की इसी ऐसे स्कूल में पढ़ रही है जहां पर कि उसको मेल टीचर पढ़ा रहे हैं या वो कोएड है, उसको वहां से निकाल दो। बताइए, मुसलमान लड़कियों की बात हो रही है कि हिंदू लड़कियों की बात हो रही है? मदरसों में यह सिखाया जाता है कि अगर किसी आदमी ने, किसी औरत ने, किसी पति पत्नी ने किसी यतीम बच्चे को गोद ले लिया है तो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, कौमार की जो आयु है हाँ, वहां आने के बाद वो बच्चा अपनी माँ के लिए, अगर उसकी कोई बहन है तो उसके लिए महरम रहिए जाएगा। मतलब उसकी माँ उससे पर्दा करेगी। बताइए, किस बच्चे के अधिकारों के संरक्षण की बात करता हूं मैं अगर इसका विरोध करता हूं तो? मैं कठमुल्लों का विरोध करता हूं, मैं पोंगा पंथवाद फैलाने वालों का विरोध करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप जब बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं और आप तर्कों के साथ ये मानने पर मजबूर भी कर देते हैं कि आप वाकई बाल संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम सदियों से बना हुआ है, जिसको सरकारों ने प्रश्रय दिया, बढ़ाया, ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं ना, हम ग्लोबल माइनॉरिटी हैं, पूरी दुनिया में हिंदू माइनॉरिटी हैं और उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता रहेगा। आवश्यकता है कि हम तार्किक ढंग से अपनी बात रख सकें। सर, एक और विषय है, बच्चे कहीं भी अपने अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम दिखाई नहीं देते। आज जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इंटरनेट, और जब बच्चे इंटरनेट देखते हैं तो हर स्तर पर उनके अधिकारों का, उनके किशोरपन का, उनकी भावनाओं का उल्लंघन हो रहा है। उन्हें विशेष तरह से प्रोग्राम करने की कोशिशें हैं। और आज ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि हर ऐप कहीं ना कहीं किसी न किसी की भावनाओं को, उसके रुझानों को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए क्या आपका मैकेनिज्म है? देखिए, आप जो बात एक लंबे एलॉबरेशन के साथ कह रहे हैं उसको शॉर्ट में ग्रूमिंग कहा जाता है। बच्चों को ग्रूम किया जा रहा है अपने फायदे के लिए, चाहे प्रोडक्ट बिकवाना हो, चाहे ट्रैफिकिंग करनी हो, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के लिए भी गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया गया। हमारी शिकायत है, हमने जांच की, सच पाई गई। तो इंटरनेट की दुनिया एक बड़ी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जो खतरनाक है, खतरों से भरी हुई है। मेरा माता पिता से बच्चों के एक आग्रह हमेशा रहता है कि अपने बच्चों के दोस्त बने, उनके साथ अपनी इंटरनेट की दुनिया की जानकारियां साझा करें, बच्चे आपके साथ साझा करें, और बच्चों को इंटरनेट की दुनिया में अकेला ना छोड़ें, वो वहाँ वनरेबल है। जिस प्रकार आप बच्चे के स्कूल से आने जाने पे, कोचिंग से आने जाने पे, खेल के मैदान से आने जाने पर, स्कूल में खाना किसके साथ खाया, बस में किसके साथ बैठा, सब दोस्तों के नाम पते पूछते हैं। स्कूल से बच्चे को आने में 5-10 मिनट 15 मिनट का विलम्ब हो जाता है, उसके दोस्त को फ़ोन करते हैं। आपको इंटरनेट की दुनिया में नहीं पता हो किस दोस्त के साथ, तो पहले अपने दोस्तों की सूची अपने बच्चों के साथ साझा करिए। बच्चे खुशी के साथ आपके साथ साझा करेंगे। पुलिसिंग ना करें, बच्चों के दोस्त बने, बच्चों के साथ रहें। कोई भी सरकार संसार की परिवार के भीतर घुस के निगरानी नहीं कर सकती। आज दुनिया भर में 30% मोबाइल यूजर जो है वो बच्चे हो गए। मोबाइल ही इंटरनेट का जो है वो साधन हो गया है। स्कूल बच्चों का मोबाइल में आ गया है। ऐसी परिस्थितियों में माता पिता को सजग रहना बेहद आवश्यक है। जहां कुछ गड़बड़ मिले उसको रिपोर्ट करें, तत्काल रिपोर्ट करें। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि चाहे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, चाहे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स कंपनी हो, चाहे गेमिंग कंपनी हो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे। वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार की संस्थाओं का काम बढ़ गया है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने आयोग में एक सेल बनाया है डेडिकेटेडली जो इसी पर काम करता है। हम अन्य संस्थाओं के साथ रेगुलर इस मामले में मीटिंग्स करते हैं, अपनी एडवाइजरीज देते हैं, अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। सरकारें रोज नए रूल बना रही हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। इंटरनेट की जो दुनिया, हम आज एक कुछ काम करते हैं, कल हमें नया कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग सतत काम कर रहे हैं। माता पिता को भी सतत सजग बने रहना पड़ेगा। एक और बात सर,
कि जब बच्चों के अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहला जो उल्लंघन होता है वो तो उनके घरों में ही होता है। अभी 2 बच्चे थाने पहुंच गए और माँ बाप की रोक टोक पर और उनकी निगरानी पर उन्होंने आपत्ति जताई, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो इस दिशा में माँ बाप कहाँ तक बच्चों के अधिकारों पर निगरानी रख सकते हैं? बच्चे कब अपनी शिकायत लेकर जांच एजेंसी तक पहुंच सकते हैं? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 ये कहती है कि ऐसी कोई भी स्थिति जहाँ पे जिनके पास भी बच्चों का एक्चुअल कंट्रोल है, जाहिर है माता पिता पे है, वो जानबूझकर बच्चे को नेग्लेक्ट करे, जो जानबूझकर ऐसी परिस्थिति में बच्चे को डाले जो उसके लिए हानिकारक हो, तो वो उल्लंघन है। और ये अपराध में कॉग्निजेंस लेके तत्काल पुलिस एफआईआर ना कर दे, इसलिए इसको नॉन कॉग्निजेबल बनाया गया है। मैं आपकी ये बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि बहकावे में आके बच्चे इसका दुरुपयोग करने के लिए कोशिश करते हैं, चाइल्ड लाइन को फ़ोन करते हैं। माँ ने पसंद की सब्जी नहीं बनाई, चाइल्ड लाइन को फ़ोन कर देते हैं। पिताजी ने पढ़ाई के लिए बोल दिया, तेज़ आवाज़ में बोल दिया, चाइल्ड लाइन को फ़ोन कर देते हैं। ये देखिए, बच्चे हैं, शरारत करेंगे। इन सारी घटनाओं को बच्चों की सामान्य शरारतों की तरह ले। हम आप भी बड़े हुए हैं, उस दौर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नहीं था। हम आपकी शिकायतें स्कूल से घर आती थी, घर से स्कूल जाती थी, या मोहल्ले पड़ोस से भी आती थी। तो बच्चे शरारत करेंगे और इन घटनाओं को बच्चों की शरारत की तरह ही लेना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और है सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके ड्राफ्टिंग में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जब वो सामने आई तो बड़ी सुखद नीति लगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो माँ बाप की चिंता का विषय रहता है, बस्ते का बोझ। लेकिन आज भी वो बोझ उतना ही का उतना है। हमारे बच्चे भी हम देखते हैं कि उनके कंधे उतना बोझ उठाने में सक्षम नहीं है, हमें बैग रखने जाना पड़ता है वैन तक। देखिए, आयोग ने लगातार कई वर्षों तक अध्ययन किए, वर्कशॉप्स की, संवाद किए, आंकड़े जुटाए, लोगों के सुझाव लिए और सरकार तक पहुंचा दिए। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस विषय पर गंभीरता से काम किया। जो काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा गया, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। तो जैसे कई जगह अब नो बैग डे शुरू हो रहा है। स्कूल में बच्चों का जो बस्ते का वजन होगा उसको निर्धारित किया है कई राज्यों ने। एनसीईआरटी की पुस्तकों के अलावा कोई अन्य पुस्तक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट बोर्ड एफिलेटेड स्कूल में एससीईआरटी की पुस्तकों के अलावा और कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के पास जब जब ऐसी शिकायत आती है, आयोग कार्रवाई करता है। मध्य प्रदेश के बच्चे सही मायने में बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें डॉक्टर मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री मिले। ऐसा आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि स्कूल के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई की गई हो। ये बस्ते का बोझ उन्हीं किताबों से बढ़ता है जो पब्लिशर प्राइवेट की लगती हैं। प्राइवेट पब्लिशर की पुस्तकें जो जबरदस्ती लगाई जाती हैं कमीशन खोरी के चक्कर में, उसका ही तो बोझ बढ़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो अभी हाल में कार्रवाई की है, मैं उसका प्रशंसक हूँ। मैं मुक्त कंठ से ये बोलता हूँ कि भारत भर के मुख्यमंत्रियों को डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल का अनुसरण करना चाहिए। सारा काम अगर मनोहार से नहीं हो रहा तो थोड़ा सा काम दूसरे तरीके से ले लेना चाहिए। 2 सवाल और आखिरी सवाल। एक सवाल आपके पूरे इस कार्यकाल को लेकर है, वो कौन कौन से काम हैं जिनको आप अपने कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानते हैं? और इसी का दूसरा सवाल कि आपके जीवन के लक्ष्यों में ये जो महत्वपूर्ण भूमिका आपको मिली, कहाँ कोई कमी देखते हैं, कहाँ आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, या कोई अफसोस? देखिए, अफसोस तो मुझे लेश मात्र का नहीं है। जो किया जिम्मेदारी से किया, जो किया सोच समझ के किया, और जो संस्कारों में पाया उसको ही मैंने समाज को लौटाया। तो अफसोस वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, काम बहुत बाकी है। और ये काम तो देखिए, आप देश के भविष्य को गढ़ने के वालों की निगरानी का काम कर रहे हैं। ये काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हर आदमी की अपनी क्षमताएं होती हैं। मुझे ईश्वर ने जितनी क्षमता दी, मेरे आदर्श आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी जिन क्षमताओं को देखकर मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने उनको पूरा किया। काम मैं आपको गिनाऊंगा तो बेईमानी हो जाएगी। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें आपने पूरा मन न लगाया।
चाहे वो सोशल ऑडिट का काम हो, चाहे वो बच्चों को घर भेजने का काम हो, चाहे कन्वर्जन रोकने का काम हो, चाहे देश विरोधी कामों में बच्चों को लगाने वाले मध्य प्रदेश के ही वो IAS था हर्ष मंदर, उसके चिल्ड्रन होम्स को इंस्पेक्शन करके उसके ऊपर FIR करवाई। बताइए, ED की रिपोर्ट तक में उसके ऊपर जो हमने आरोप लगाए थे वो सही पाए गए? या बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग हों, या देश के बड़े बड़े नेता हों, राहुल गांधी जैसे लोग जो पॉक्सो विक्टिम्स के नाम पर राजनीति कर रहे थे, उन पर नियंत्रण करने का काम हो, तो हम काम क्या ही बताइएगा। काम तो जो ईश्वर ने मेरे हाथ से करवाना उचित समझा वो करवाया, जो काम किया वो प्रसाद समझ के पाया, इसलिए उसमें संतुष्ट असंतुष्ट होने की कोई बात नहीं होती है। चलिए, आखिरी सवाल अब रह गया, वो आपके स्वयं के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल, स्वयं के करियर से जुड़ा हुआ सवाल। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक करियर से जुड़ा होता है, एक लक्ष्य से जुड़ा होता है। ठीक है, आपने शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और आपके अंदर एक चतुर राजनेता भी दिखाई देता है और आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो पॉलिटिक्स में आपके अपने व्यक्तित्व में, अपने पर्सनल लाइफ में वो कौन से लक्ष्य हैं जो आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं? देखिए, जब आप किसी मिशन से जुड़ जाते हैं तो आपका ये सब प्रारब्ध होता है। मैं प्रारब्ध में यकीन करता हूँ, बहुत भाग्यवादी आदमी। जब हमने ये तय कर लिया कि हमारा संगठन ही हमारा मिशन है, संगठन ही जो तय करेगा, जीवन वैसे ही चलेगा। संगठन समाज के जिस कार्य के रूप में उपयोग करना चाहेगा वो करेगा। तो यहाँ अपना कुछ भी नहीं, ना कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती, ना ही कोई व्यक्तिगत रुचि होती। जहाँ संगठन लगाएगा वो क्यों करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हीं में से एक हैं प्रियंका कानूनगो जी, जिन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली, जो भी पद मिला, उन्होंने उस पद को सार्थक किया, उस जिम्मेदारी को सार्थक करके दिखाया। निश्चित रूप से काम अभी बाकी है, प्रश्न बहुत थे, लेकिन समय की एक सीमा होती है। कानूनगो जी, आपने हम सबसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।